क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वक्त भी था जब इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक करने वाला था। बिल्कुल वैसा ही अटैक जैसा वो पहले जून 1981 में इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर उस इराक पर कर चुका था। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, टारगेट लॉक था और जेट रनवे पर तैयार खड़े थे। और इस बार कहानी में सिर्फ इसराइल नहीं था, बल्कि एक और मुल्क भी इस इक्वेशन में शामिल हो चुका था, इंडिया। लेकिन आखिरी लम्हे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी गेम को बदल कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की असल शुरुआत पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से नहीं होती, बल्कि ये कहानी शुरू होती है 18 मई 1974 से, जब इंडिया के इलाके पोखरान में जमीन के नीचे ऐसे एटमी धमाके किए गए जिसकी गूंज ने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे साउथ एशिया के ताकत के तवाज़न को बदल कर रख दिया। इस्लामाबाद में बैठे डिसीजन मेकर्स के लिए ये लम्हा सिर्फ एक खबर नहीं था, बल्कि एक वार्निंग थी, क्योंकि इंडिया वो मुल्क था जिसके साथ पाकिस्तान ऑलरेडी 3 जंगें लड़ चुका था। और अब इसी मुल्क का एटमी धमाका करना इस बात का वाज़ेह इशारा था कि खतरा अब सिर्फ कन्वेंशनल जंग तक नहीं रहा, बल्कि एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम तो पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन 1974 के बाद इस प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया गया, क्योंकि अब एक चॉइस नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका था। और फिर प्राइम मिनिस्टर भुट्टो का एक जुमला जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, फैसला करना एक और बात थी और इसे हकीकत में बदलना बिल्कुल एक मुख्तलिफ चैलेंज था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के पास ना तो वो टेक्नोलॉजी थी और ना ही रिसोर्सेज थे। लेकिन फिर इस कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर दाखिल होने वाला था जिसके बारे में बाद में फॉर्मर CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेरन ने कहा था कि वो उसे ओसामा बिन लादेन जितना खतरनाक समझते थे। और मुसाद के फॉर्मर चीफ शाबताई शेवर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें अफसोस है कि उसे पहले ही क्यों खत्म नहीं कर सके। और इसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। 1974 तक डॉक्टर AQ खान नेदरलैंड में काम कर रहे थे, एक ऐसी कंपनी के लिए जो यूरेनको के साथ मिलकर काम करती थी। ये कंपनी यानी यूरेनको यूरोप के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए इनरिच यूरेनियम फ्यूल तैयार करती थी। लेकिन ये इनरिचमेंट इतने हाई लेवल की नहीं थी कि इससे डायरेक्टली एटम बॉम्ब बनाया जा सके। यहाँ यूरेनियम इसलिए इनरिच किया जाता था कि इसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जा सके, जहाँ ये हीट पैदा करता था, टरबाइन चलती थी जिससे बिजली पैदा होती थी। यानी ये सब कुछ सिविलियन एनर्जी के लिए हो रहा था, ना कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए। और इसी कंपनी में काम करते हुए डॉक्टर AQ खान ने वो नॉलेज हासिल किया जो उस वक्त दुनिया के बहुत कम लोगों के पास था। सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है जो यूरेनियम को इनरिच करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन सवाल यह है कि ये इनरिचमेंट होती कैसे है। सादा अल्फाज में बात करें तो नेचुरली यूरेनियम इतना ताकतवर नहीं होता कि उसे डायरेक्टली किसी बड़े काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके, इसलिए इसे एक खास प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे इनरिचमेंट कहते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे एक खास मशीन काम आती है जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। अब सेंट्रीफ्यूज क्या करता है कि सेंट्रीफ्यूज एक 5 से 6 फुट की मशीन होती है, पतली सी सिलेंडर जैसी, और ये इतनी तेजी से घूमती है कि 50 से 60 हजार RPM तक पहुंच जाती है, यानी एक कार के इंजन के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज। अब होता क्या है कि ये यूरेनियम गैस को इतनी तेजी से घुमाती है, इतनी तेजी से कि इसके अंदर मौजूद मुख्तलिफ पार्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता अलग होना शुरू हो जाते हैं। सिंपल लफ्जों में समझे तो यूरेनियम 238 भारी होने की वजह से ज्यादा बाहर की तरफ चला जाता है, जबकि यूरेनियम 235 निस्बतन हल्का होने की वजह से अंदर की तरफ ज्यादा रह जाता है। और यही यूरेनियम 235 है जो हमें चाहिए होता है। लेकिन एक बात जहन में रखें कि यह सेपरेशन एक ही बार में मुकम्मल नहीं होता। इसके लिए यह प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है। दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज एक ही साथ मिलकर काम करते हैं, और फिर यही प्रोसेस अगर लिमिटेड लेवल तक रहे तो बिजली बनाने वाले रिएक्टर्स के लिए फ्यूल बनता है। और लेकिन अगर यही प्रोसेस हाई लेवल तक पहुंच जाए तो यही यूरेनियम एक न्यूक्लियर बॉम्ब की बुनियाद बन सकता है। और फिर एक दिन डॉक्टर खान ने एक ऐसा फैसला जो ना सिर्फ उनकी जिंदगी बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी बदलने वाला था। उन्होंने खत लिखकर प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को ऑफर की कि वो वापस आकर इस सीक्रेट प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ऑफर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसके जरिए वो टारगेट अचीव किया जा सकता था जो बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा था। और फिर 1975 के आखिर में डॉक्टर खान पाकिस्तान वापस आ गए, और यहीं से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। कहूटा इस्लामाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक खामोश सा इलाका, जहां बाहर से देखने पर कुछ खास नहीं था, लेकिन अंदर दिन रात काम जारी था। डॉक्टर खान ने यहाँ लेबॉर्ट्री कायम की थी जिसे इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री यानी ERL कहा गया। यही वो जगह थी जहां इनकी लीडरशिप के अंदर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेजी से काम हो रहा था।
सेंट्रीफ्यूज घूम रहे थे, साइंटिस्ट कैलकुलेशन में मसरूफ थे और सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। ये सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं थी, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उम्मीद थी। फिर 1981 में इसका नाम बदलकर खान रिसर्च लेबोरेटरी यानी KRL रखा गया। लेकिन दोस्तों, जितना यह प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ रहा था उतना ये दुनिया की नजरों में आ रहा था। सबसे पहले अमेरिका को शक हुआ। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सैटेलाइट इमेजेस और खुफिया रिपोर्ट्स के जरिए पाकिस्तान की एक्टिविटीज पर नजर रखी हुई थी। और फिर यह शक दूसरे मुल्कों तक फैलता गया, यहाँ तक कि यूरोप में भी इस प्रोग्राम पर सवाल उठने लगे। इसके बाद इंडिया भी एक्टिव हो गया। उसकी खुफिया एजेंसियों ने खास तौर पर कहूटा पर नजर रखनी शुरू कर दी और ऐसा ऐसा ये मामला सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल कंसर्न बन गया। और फिर एक और मुल्क भी था जो इस सब को बहुत गौर से देख रहा था। उसका नाम था इजराइल। इजराइल के लिए ये सिर्फ एक न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक ऐसा खतरा था जो मुस्तकबिल में उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता था, क्योंकि ये किसी भी दूसरे मुल्क का कोई एटॉमिक प्रोग्राम नहीं था। ये एक ऐसे इस्लामी मुल्क का एटमी प्रोग्राम था जो खुलकर फलस्तीन के हक में खड़ा था और इसराइल की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं था। इसराइल की पॉलिसी ये थी कि वो किसी भी सूरत में किसी भी इस्लामी मुल्क को एटमी ताकत बनते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए 1981 में इसराइल ने इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला करके इसे तबाह कर दिया था। इराक के बाद उसका अगला टारगेट था पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन इस बार टारगेट कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान इराक नहीं था। यहाँ डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा था और टारगेट भी कहीं ज्यादा महफूज और मुश्किल था। लेकिन फिर भी डिस्कशन शुरू हो चुकी थी। क्या कहूटा पर हमला हो सकता है? क्या इसराइली जेट्स इतनी दूर जा सकते हैं? क्या इन्हें रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ सकती है? और वो कौन सा मुल्क है जो इनका साथ दे सकता है? और यहीं पर एक और नाम सामने आता है, इंडिया। एक ऐसा मुल्क जो पहले ही पाकिस्तान के साथ 3 जंगें लड़ चुका था और जिसके बाद जियोग्राफिकल एडवांटेज भी मौजूद था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पॉसिबल सिनेरियोज डिस्कस हुए वो ये थे कि या तो इसराइली इंडियन एयरबेस इस्तेमाल करते हुए अटैक करेंगे या फिर इंडिया खुद अटैक करेगा। सारी प्लानिंग हो चुकी थी, तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन आखिरी लम्हे पर उस वक्त की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इस मिशन को रोक दिया। इस मिशन को रोकने के पीछे 2 बड़ी रीजन थी। पहली रीजन ये थी कि पाकिस्तान ने भी क्लियर कर दिया था कि अगर इस पर हमला हुआ तो वो जवाब में इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी निशाना बना सकता है। और दूसरी बड़ी रीजन थी अमेरिका। उस वक्त के हालात पाकिस्तान के हक में थे। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन की हमायत कर रहा था। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान एक अहम इत्तेहादी बन चुका था और यही वो वजह थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब इसराइल ने हमले की बात की तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अगर यह हमला हो जाता तो पाकिस्तान सोवियत यूनियन के करीब जा सकता था और अमेरिका ये रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसलिए ये प्लान रोक दिया गया। और एक और बड़ी वजह यह भी थी कि उस वक्त पूरे रीजन में पाकिस्तान के अलावा अमेरिका का कोई भी मजबूत इत्तेहादी मौजूद नहीं था, क्योंकि 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ चुका था, जिसके बाद ईरान भी अमेरिका से बहुत दूर जा चुका था। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के ताल्लुकात सोवियत यूनियन से बहुत ज्यादा मजबूत थे। ऐसे में पूरे रीजन में अमेरिका के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, पाकिस्तान। तो दोस्तों, इन सारी धमकियों और थ्रेट्स के बावजूद पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा। मजीद सीक्रेसी और तेजी के साथ काम जारी रखा गया। वक्त गुजरता गया और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता उस मुकाम के करीब पहुंच गया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और फिर 28 मई 1998 को बलूचिस्तान के पहाड़ों पर एक धमाका हुआ और इसके साथ ही पाकिस्तान दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर बन गया। वही प्रोग्राम जिसको रोकने की प्लानिंग हो रही थी, जिसे तबाह करने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी, वही प्रोग्राम आखिरकार कामयाब हो गया था।